हेलो स्टूडेंट्स। आज आप पढ़ेंगे मीटर सेतु। यह जो है व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत पर व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर आधारित यंत्र है, जिसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो अभी चित्र में बताएंगे। 1 मीटर सेतु है। अब देखो बेटा, इसमें ये मीटर सेतु है। इसमें क्या होता है, एक लकड़ी का तख्ता है और इस लकड़ी के तख्ते पे क्या है, 2 एल आकार की धातु की तांबे की पत्तियां होती हैं और एक आई आकार की धातु की तांबे की पत्ती होती है। और इसमें क्या है, एल जो आकार की पत्तियां हैं, इसमें एक तांबे का तार 1 मीटर तांबे का तार लगा होता है और यहाँ पर एक मीटर स्केल लगी होती है, जिसमें पैमाना मार्क होता है। अब देखो बेटा, इसमें क्या किया जाता है, जो ये इसमें संबंधकारी पेज, यहाँ पर पेज लगे होते हैं, संबंधकारी पेज। तो देखो बेटा, यहाँ पर क्या करते हैं, हमें इन 2 एल आकार और ये आई आकार की पत्तियों के बीच एक प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं, जिसमें बहुत सारे प्रतिरोध होते हैं, उसमें कुंजी लगी होती है। और जिस प्रतिरोध को हमें ज्ञात करना होता है, जिस तार का प्रतिरोध, उस तार को इन दोनों के बीच एक दूसरे से हम जोड़ देते हैं। और क्या है, इसके बीच वाले बिंदु में क्या है, एक धारामापी गैल्वेनोमीटर को सन साइड लगा के उसमें एक जॉकी लगा देते हैं। और इस जॉकी को हम क्या करते हैं, इस तार पे, जो यहाँ पे तार है, इस पर, और फिर इसका संबंध, और इसमें देखो बेटा, पेज ए और सी लगे हुए हैं। क्या लगे हैं, पेज ए और सी, ये इसके विकर्ण को प्रदर्शित। तो ए से हम सेल के पॉजिटिव सिरे को और सेल के निगेटिव सिरे से रियोस्टेट धारा नियंत्रक वह यंत्र है जिसकी सहायता से हम धारा के मान को कम व ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहीं पे आपको धारा नियंत्रक के बारे में बता देता हूँ। बस इतना जान लीजिए, धारा नियंत्रक क्या है, जो परिपथ में धारा के मान को जिसके द्वारा घटाया या बढ़ाया जा सकता है, ऐसे यंत्र को धारा नियंत्रक कहते हैं। और ये इसका चित्र होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा भी है। और इसे एक कुंजी के द्वारा जोड़ते हैं और उस कुंजी को क्या करते हैं, सी से जोड़ देते हैं। अब जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आता है। तो ये जॉकी जो होता है, इस जॉकी को हम आगे पीछे करते हैं और जहाँ पे इसमें डिफ्लेक्शन बंद हो जाता है, मतलब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप बंद हो जाता है, कोई धारा प्रवाहित, तो वो रीडिंग हम नोट कर लेते हैं। तो वहाँ से उसको मार्क कर लेते हैं, उस पॉइंट को बी ले लेते हैं। तो ये ए से बी पी हो गया आपका, और बी से सी ये क्यू हो गया। मान लीजिए ये टोटल लंबाई आपकी यहाँ तक 100 सेंटीमीटर है ही, तो यहाँ तक मान लो एल है, तो इतना कितना हो जाएगा, 100 माइनस एल। अब देखिए पीछे बात कर लेते हैं। तो इसमें देखो बेटा क्या है, अभी मैंने चित्र में बताया, इसमें AC, इसमें AC 1 मीटर लंबा मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन का तार है, जो लकड़ी के आधार पर 1 मीटर पैमाने के सहारे लगा होता है। तार की अनुप्रस्थ प्रच्छेद सभी जगह एक समान होती है। तार के दोनों सिरों को एल आकार वाले 2 तांबे की पत्तियों से जुड़े होते हैं, जिनके दोनों सिरों पर एक संयोजक पेज लगा रहता है। इन पत्तियों के बीच में दोनों ओर एक रिक्त स्थान होता है और फिर रिक्त स्थान को छोड़कर तांबे की एक और पत्ती डी लगी होती है, जिस पर 3 संयोजक पेज लगे रहते हैं, जिसमें एक एक पेज इस पत्ती के दोनों सिरों पर तथा
तीसरा ठीक बीच में लगा होता है। इस प्रकार पत्ती डी और एल, यहाँ पे ये मान लो आई आकार की है, सीधे सीधा होता है। आई तथा एल आकार की पत्तियों के बीच दो रिक्त स्थान बन जाते हैं। और जे एक सर्पी कुंजी होती, स्लाइडिंग की होती है, जिसकी नोक को तार पर सहारे खिसकाकर कहीं भी स्पर्श करा सकते हैं। तो चित्र मैंने आपको समझा ही दिया था। अब देखिए बेटा, प्रतिरोध को ज्ञात कैसे करते हैं। प्रतिरोध का ज्ञात करना, तो जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसे बिंदु सी व डी के बीच खाली जगह में लगा देते हैं। माना यह अज्ञात प्रतिरोध ऐसे, अभी चित्र में जैसा मैंने बताया था, बिंदु ए व डी के बीच खाली जगह पर में एक प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं। बिंदु ए व सी के बीच एक सेल धारा नियंत्रक कुंजी के संयोजक तारों के द्वारा जोड़ देते हैं। बिंदु डी पर विसर्पी कुंजी जे या जॉकी कहें जे के बीच एक धारा मापी जी से जोड़ते हैं। जब सर्पी कुंजी जे तार एसी किसी बिंदु पर स्पर्श करती है तो तार दो भागों में बढ़ जाता है। क्या होता है? तार दो भागों में बढ़ जाता है। जैसा कि यहाँ पर ये स्पर्श कर रही है तो ये दो भागों में बढ़ गया। यहाँ से मान लो इसका प्रतिरोध, इतने भाग का प्रतिरोध P है और इतने भाग का प्रतिरोध Q है, और इसकी लंबाई ये L है, और यहाँ से 100 माइनस L होगी। ये दो बराबर भागों में बट गया। भाई आपका यहाँ जो समांतर चतुर्भुज बन रहा था तो उसमें ये मान लीजिए ये A और C विकर्ण है और B और D विकर्ण है। अब आगे देखिए, तो इसमें क्या है, बढ़ जाते हैं। तो ये दो भाग बीट स्टोन सेतु के प्रतिरोध P व Q का कार्य करते हैं। सर्वप्रथम प्रतिरोध बॉक्स में से, अब बेटा करते क्या है, प्रैक्टिकल है ये और इसका प्रैक्टिकल आता भी है। सर्वप्रथम प्रतिरोध बॉक्स में, तो अगर कॉलेज खुलेंगे तो प्रैक्टिकल ये आपको मैं कराऊंगा भी। सर्वप्रथम प्रतिरोध बॉक्स में कोई प्रतिरोध R निकालते हैं और कुंजी K में प्लग लगा देते हैं। अब सर्पी कुंजी को तार के अनुदेश इधर उधर खिसकाकर इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि कुंजी को तार पर दबाने से धारामापी जी में कोई विक्षेप उत्पन्न न हो। माना यह स्थिति तार AC के बिंदु पर प्राप्त होती है। इस स्थिति में बिंदु B व D का वैद्युत विभव एक ही होगा और इस स्थिति में बिंदु B को शून्य विक्षेप स्थिति कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? शून्य विक्षेप स्थिति। अब तार के दोनों भागों AB और BC की लंबाइयां पढ़ लेंगे। अब देखो बेटा, माना, अब छोटा सा टॉपिक रह गया। माना तार AB की लंबाई L, तो BC की कितनी होगी? 100 माइनस L, वो वहीं समझा दिया था। अब तार AB का प्रतिरोध, तो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है R इक्वल्स टू होता है रो L अपॉन A। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, रो L अपॉन A, जहाँ स्मॉल a क्या है? इस तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो ये AB के लिए आ गया। इसी प्रकार BC भाग Q है, तो ये भी रो 100 माइनस L अपॉन A। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब क्या करेंगे? भाग कर देंगे। तो समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, तो P बाई Q, तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, साफ साफ दिख रहा है, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। जब भाग देंगे तो P अपॉन Q आएगा और ये आ जाएगा L अपॉन 100 माइनस L। तो ये आ गया आपका P बाई Q इक्वल्स टू L बाई 100 माइनस L। अब ये समीकरण 3 और समीकरण 4 बीट स्टोन सिद्धांत से, तो P बाई Q इक्वल्स टू था R बाई S। अब तुलना करेंगे तो हमारा ये वाला पोर्शन इसके इक्वल हो जाएगा। तो तुलना करने पे क्या आ गया, देखिए L, यहाँ पर L बाई 100 माइनस L R बाई S, तो यहाँ से ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई। हमें S चाहिए, तो देखो बेटा S चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे और बाकी इन दोनों को
इसको और इसको इधर लाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे, तो ये आ गया आपका S इक्वल्स टू R 100 माइनस L अपान L, और ये ओम में आ जाएगा। तो ये अज्ञात प्रतिरोध इस तरह ज्ञात कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, वहाँ से प्रैक्टिकल जब करेंगे तो L की वैल्यू जैसे ही पता कर लेंगे तो हम आराम से S की वैल्यू, क्योंकि R तो वहाँ से हम निकालेंगे प्रतिरोध बॉक्स से, जितना बॉक्स से निकालेंगे वो हमें पता ही होगा ऑब्जर्वेशन से, और L उसकी लंबाई माप लेंगे, शून्य विक्षेप स्थिति देख लेंगे कि कहाँ पर वो जीरो आ रहा है, किस पॉइंट पे टच करने पर। तो L की वैल्यू जैसे निकालेंगे वैल्यू आ जाएगी, और इसमें पुट करते ही S की वैल्यू आराम से ज्ञात हो जाएगा। तो बेटा आज जो मैंने पढ़ाया जहाँ तक, इस चैप्टर को यहीं तक रखते हैं। एक दो टॉपिक बचा हुआ है वो आप अपनी तरफ से पढ़िए, नहीं समझ में आता है तो पूछिए, मैं अगले दिन से नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करूँगा।